बात केंद्र और राज्य सरकार के टकराव की भी लगातार होती है, लेकिन बजट पर चर्चा करें तो राजनीतिक विश्लेषक से भी एक अहम पहलू लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर अनुपमा सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। अनुपमा जी, बहुत स्वागत है आपका। आज बजट आने वाला है और इस मायनों में भी खास है क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी साल का बजट कैसा होता है अमूमन, ये हम सब जानते हैं। आप भी बताइएगा कि इस बार बजट में सरकार अगर कोई प्रावधान करती है तो वो किस नजरिए से होगा। देखिए, ऐसा है कि आजकल ये जो टर्म है ना, चुनावी बजट, ये अपनी रेलेवेंस खो चुका है क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है और सरकारें जिस दिन से सत्ता संभालती है उस दिन से ही वो चुनाव के मोड में रहती हैं। और अगर आप भूपेश बघेल जी की सरकार के पिछले बजटों को देखेंगे तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि उनका पहले दिन से पहले साल का भी जो बजट था वो भी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। मतदाता को रिझाना सत्ता तक पहुंचने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। तो इसलिए ऐसा मुझे नहीं लगता कि यही बजट चुनावी बजट होगा। हर सरकार का हर बजट चुनावी होता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने कहा कि हर सरकार आजकल मतदाताओं को लुभाने के हिसाब से ही बजट एक लोक नीति है और लोक नीति का जो निर्धारण है वो चुनावी व्यवहार को ध्यान में रख के किया जाता है। तो शुरू से आज तक जो देखे मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी उसी पैटर्न पर चलेंगे। उम्मीदें जो हैं, जो आपने कहा कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये हैं कि मुझे लगता है कि शुरू से वो इस मॉडल पर चले हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य ये छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है। साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट का एक जो नया मॉडल, सस्टेनेबल मॉडल उन्होंने देने की कोशिश की है। ये तीनों चीजें उनकी प्राथमिकता में रहने वाली हैं। शिक्षा को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की सभी जगह चर्चा हुई है। और शिक्षा का जो बजट है, अगर आप सेक्टर वाइज बजट का विभाजन देखें तो पिछले साल शिक्षा के सेक्टर को सबसे अधिक बजट छत्तीसगढ़ ने दिया था। और एक बात मैं और बता दूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों में छत्तीसगढ़ के सरकार का बजट का जो परसेंटेज अभी तक रहा है वो पूरे भारत में सारे राज्यों को मिला के जो एवरेज बजट होता है उससे ज्यादा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी हेल्थ और एजुकेशन सरकार की प्रायोरिटीज रहेंगी और बजट का एक काफी हिस्सा हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर को जाएगा। इसी तरह जो तीसरा सेक्टर है रूरल डेवलपमेंट का, वो भी अगर आप एवरेज बजट पूरे भारत के राज्यों का देखें और छत्तीसगढ़ सरकार का देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार का ज्यादा है। ठीक भी 80% जनता रूरल एरिया में रहती है। शिक्षा में मुझे लगता है कि युवाओं के लिए शिक्षा में आत्मानंद जो स्कूल हैं और इस बार आत्मानंद कॉलेजेस की भी बातें हुई हैं। ये सारी चीजें बजट में निश्चित रूप से आएंगी। उम्मीद जो है, जो अभी तक एक नेग्लेक्टेड मुझे लगता है कि क्षेत्र रहा है जिसकी थोड़ी कमी संभावना है पर कुछ होना चाहिए, फिर भी बात होनी चाहिए, वो ये है कि शिक्षा के बजट का काफी बड़ा हिस्सा जो है वो स्कूली शिक्षा पर जाता रहा है। उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी नेग्लेक्टेड रही है, बजट काफी कम रहा है। उसका परिणाम भी देखती है कि प्रथम 100 में एक भी विश्वविद्यालय नहीं आ पाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हायर एजुकेशन पे कुछ बजट जाएगा। तो शिक्षा के बारे में तो ये है। अगर और उसके बाद में एक जो मुझे लगता है महिलाएं भी टारगेट ग्रुप रहा है। पिछली बार भी छत्तीसगढ़ महिला कोष में 5.2 करोड़ था। और एक डाटा आपको और बता दूं कि महिलाओं को दिए जाने वाले ऋण में पिछले बजट में काफी 16.5% की वृद्धि देखी गई थी। महिला वोटर्स छत्तीसगढ़ में अपना मत रखते हैं और महिला वोटर्स किस तरफ जाएंगे ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो महिलाओं के लिए कोई घोषणा हो सकती है। भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए पिछले बजट में 6,000 से 7,000 रुपए प्रावधान था, वो भी शायद इस बार बढ़ाने की उम्मीद है। हेल्थ सेक्टर में आपको याद होगा कि एक और दाई दीदी योजना जो चली थी अर्बन एरियाज के लिए, तो 14 नगर मोबाइल मेडिकल यूनिट की योजना, मोबाइल मेडिकल योजना थी और दाई दीदी योजना भी उसमें जुड़ी हुई थी। तो उसको भी मुझे लगता है पूरे नगर निगमों में इस बार जो है वो किया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात जो आपको याद होगी बेरोजगारी भत्ते की बात हुई है। तो निश्चित रूप से यूथ जो है वो काफी बड़ा टारगेट ग्रुप रहा है। राजीव गांधी मितान जो स्पोर्ट्स क्लब बनाए गए थे उनकी संख्या निश्चित रूप से मुझे लगता है उसके लिए ज्यादा बजट प्रावधान होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देने की जो बात हुई है पे भी एक अच्छा खासा बजट सरकार दे सकती है। फिर सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो ओपीएस है और नियमितीकरण के मुद्दे पर जो घोषणा हो चुकी है तो जाहिर तौर पर हमें ये मानकर चलना चाहिए कि इसका इन चीजों में बजट की अच्छी खासी राशि दी जा सकती है। बने रहिए हमारे साथ में। प्रोफेसर अनुपमा हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और अब मैं ले चलती हूँ
आपके पास में केडिया जी, जो प्रति व्यक्ति आय अभी आंकी गई है 1,33,000 प्रति व्यक्ति आय, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्या है उसके हिसाब से जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है उसकी बारीकियां क्या है, और बजट क्या इसको देख कर के ध्यान में बनाना है? ये प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पे बढ़ी है, ऐसा महसूस होता है कि सरकार ने जो धान खरीदी 2500 रुपये में की है उससे निश्चित तौर पर किसानों के पास पैसा आया है, और यदि बाज़ार में पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था में तो आएगा ही। ये एक सरकार का अच्छा कदम है, लेकिन धान खरीदने के लिए सरकार उस पैसे का प्रबंधन करने में मुझे लगता है कि उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो नुकसान पे जा रहा है। अगर सरकार वो नुकसान को मैनेज करके जन कल्याणकारी योजना पे लगाए तो निश्चित तौर पे ये अच्छा होगा। जैसे अभी जनसंख्या, हम रायपुर की सड़कों में चलते हैं, इतना जनसंख्या बढ़ रही है और उसके लिए रोड में ट्रैफिक का दबाव है, उसका कोई मैनेजमेंट होता दिखता नहीं है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में जितना बढ़ना चाहिए जनसंख्या अनुपात में, वैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, कभी भी किसी भी चीज़ का विकास, किसी भी राष्ट्र का विकास उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ा हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक सेक्टर थोड़ा अछूता रह जाता है जिस पर सियासत भी काफ़ी होती है, और इस पर मैं प्रोफेसर अनुपमा से भी जानूंगी, और सत्य प्रकाश भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जो हर एक अपडेट देंगे हम तक। बात यूथ की हो रही है, बेरोजगारी भत्ता एक बड़ी घोषणा हो सकता है, बजट में एक बड़ा हिस्सा बेरोजगारी भत्ता के लिए हो। दूसरी बात ये कि जो राज्य युवा मितान क्लब बनाए गए थे उसमें लोगों को जोड़ा गया है, यूथ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करा रहे थे उसके माध्यम से। क्या लगता है आपको, राज्य युवा मितान क्लब ऐसी स्कीम्स, क्योंकि सरकार जो है स्कीम्स बनाती है, युवाओं को जोड़ती है, फिर इम्प्लीमेंट तो उन्हीं को करना होता है, एक सहारा दे दिया फिर आगे बढ़िए, ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट मैं जब बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको बोलती भी हूँ ये चीज़ कि ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो एक्चुअली मतलब बहुत अच्छी लगी। जैसे कि कहा गया राजीव युवा मितान क्लब कि मतलब उसमें सबको आपने जोड़ दिया, स्किल डेवलपमेंट वहाँ पे यूथ का जो हो रहा है बहुत ज़रूरी। क्यों, अगर मैं एक और चीज़ बोलूँ, एक फील्ड है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का, ऊर्जा की जहाँ हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जैसे सोलर से रिलेटेड अगर आपको वर्कर्स चाहिए तो जनरली देखा गया है कि भैया स्किल्ड वर्कर्स आपको मिलते नहीं है, मतलब कि आपको ऐसे इंजीनियर्स नहीं मिलते हैं जो सोलर से रिलेटेड जिनको नॉलेज हो, वो हमें फिर बाहर से आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। तो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस ट्रेनिंग में ये भी देखिए कि अभी आने वाली जनरेशन को किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि IT हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंसेज, सोलर, रिन्यूएबल्स, तो इन सब पे भी फोकस करके हमें ट्रेनिंग जो है उसको बढ़ाना चाहिए। इसके अंदर में मतलब एक नॉर्मल ट्रेनिंग आप दे रहे हो, ठीक है, जो भी आप छोटा मोटा ITI वाली चीज़ों को जो सिखा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अब एक और स्टेप आगे बढ़कर इन चीज़ों पे सरकार को ज़्यादा फोकस अब करना चाहिए। कुछ मतलब आपको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि हाईली एजुकेशन हो, हाईली ट्रेनिंग हो, ताकि कॉम्पिटिटिव तरीके से एक मार्केट में हम जा सकें। एक किसान का रुख भी करना बहुत ज़रूरी है। पारसनाथ जी, इस बार 2800 की बात चल रही है, क्या उम्मीद है आपको, क्योंकि इनपुट सब्सिडी सरकार दे रही है, 2500 था, अब 2800 की बात चल रही है? नहीं, निश्चित रूप से 2800 मिलेगा और आने वाले सालों में 3000 भी मिलेगा। और अभी जैसे हमारे CA साहब बोल रहे थे वो सही बात है, अगर किसानों के जेब में पैसा आएगा तो मार्केट में आता है। और मैं तो केंद्र और राज्य को मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एथेनॉल संयंत्र एक छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में लगाने का परमिशन दे देना चाहिए, अनुमति दे देना चाहिए और लग जाना चाहिए। फिर न केंद्र को अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा, न तो लोगों को सुनाई देगा शायद सत्ता को भी। हाँ, न तो केंद्र सरकार को पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, न राज्य सरकार को पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। अब तो एथेनॉल संयंत्र बनेगा तो जो कंपनियां हैं वो अनाज को लेगी और उससे जो पेट्रोल निकलेगा, जो एथेनॉल निकलेगा, वो 60 रुपये के आसपास पड़ती है। आज पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर है, उससे भी फायदा, सरकार का पैसा फंस नहीं रहा है, किसानों को अच्छा। आज तो एक विकल्प होना चाहिए। जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी 15 क्विंटल ले रही है, अभी तो मांग है हमारी उसको लिमिट को बढ़ाए। अगर एथेनॉल संयंत्र लगता है ना तो 25 क्विंटल रबी का और 25 क्विंटल खरीफ का खरीदेगा। मतलब किसानों की उपज को भी अच्छा एक मूल्य मिलेगा और
बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसकी लगातार अपडेट देंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और भी पैनल से चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा है।